इंडिया के अंदर जुआ खेलने का जो इतिहास है वो बहुत ही पुराना है। जब 4th सेंचुरी बीसी का टाइम था तो उस टाइम पे लोग डाइस यानी कि पासा जो था उससे गेम्स खेला करते थे, चौपर, पचीसी, ये सब खेला जाता था और सोसाइटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट था ये। महाभारत के टाइम पे भी लोग जुआ खेलते थे, लेकिन इस टाइम पे जुए को एक नेगेटिव तरीके से देखा गया, जहां पे पांडव ने सब कुछ गवाया था। इसके बाद 16th सेंचुरी में मुगल्स आए, इनके टाइम पे भी गैम्बलिंग की और फॉर्म्स बनी। जैसे अकबर जो थे वो मुर्गों की फाइटिंग से जो जुआ होता था उसके बहुत शौकीन थे। अब मुगलों के बाद ब्रिटिशर्स आते हैं इंडिया में। इन्होंने ईयर 1777 में हॉर्स रेसिंग इंट्रोड्यूस की इंडिया के अंदर, क्रिकेट इंट्रोड्यूस किया। तो लोगों ने क्या किया, ये जो सारे गेम्स थे क्रिकेट और हॉर्स रेसिंग वगैरह, इसमें भी पैसे लगाना स्टार्ट किया, गैम्बलिंग स्टार्ट की, सट्टा लगाया इन पे। और इसी पर्टिकुलर टाइम पे लोगों ने एक चीज और की थी कि गैम्बलिंग हाउसेस बना दिए थे, जहां इकट्ठा होकर सारे के सारे लोग जुआ खेलते थे। इन गैम्बलिंग हाउसेस में इतने ज्यादा केसेस आने लगे थे, लड़ाई झगड़ा इतना ज्यादा होने लगा था, लूटपाट हुई। ब्रिटिशर्स के हाथ से ये सारी चीजें बाहर होती जा रही थी और इन सब चीजों से निपटने के लिए ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इन्होंने 25 जनवरी 1867 को एक कानून पास किया जिसका नाम था द पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1867। और ये जो एक्ट है इस पर्टिकुलर ईयर में आया था, यही आगे चल के इन सारी चीजों की जड़ बनता है। अभी भी ये जो एक्ट है यही चलता है इंडिया के अंदर। अभी आगे सारी डिटेल बताऊंगा मैं आपको। अब ये जो कानून बनाया गया था ये मेनली गैम्बलिंग हाउसेस जो होते थे उनको बैन करने के लिए बनाया गया था, ताकि लोग पब्लिक प्लेसेस और गैम्बलिंग हाउसेस जो है उनमें जाके जुआ ना खेलें। इस एक्ट के सेक्शन 13 में इन्होंने जो मुर्गों की लड़ाई थी, जानवरों की लड़ाई थी, उसके ऊपर पैसा जो लगाते हैं उसको भी बैन कर दिया था। और उस पर्टिकुलर टाइम पे इंटरनेट वगैरह नहीं था, तो ये जो ऑनलाइन गेम्स होते हैं, फैंटेसी गेम्स होते हैं, इनके बारे में इस पर्टिकुलर एक्ट में कुछ भी मेंशन नहीं था। ये जो एक्ट था, इस एक्ट के सेक्शन 12 और सेक्शन 18 में एक चीज मेंशन कर दी गई थी कि देखिए जुआ जो है वो खेलना इलीगल एक्टिविटी है इंडिया के अंदर, लेकिन अगर कोई स्किल्ड बेस्ड गेम खेलता है तो वो खेला जा सकता है, वो पूरी तरीके से लीगल है। मतलब कि गेम ऑफ चांस जो है वो इलीगल है और गेम ऑफ स्किल जो है वो लीगल है। लेकिन इस एक्ट में ये चीज डिफाइन नहीं की गई थी कि गेम ऑफ स्किल होगी क्या और गेम ऑफ चांस होगा क्या। और ये जो सारी चीज डिफाइन नहीं की गई थी, ये चीज आज भी मुश्किल में डालता है जब कोर्ट में केसेस जाते हैं। अब इसके बाद ये जो एक्ट था ये पूरे ब्रिटिश इंडिया में इंप्लीमेंट हो जाता है, लेकिन हॉर्स रेसेस जो थी, लॉटरी वगैरह जो थे, ये सब पैरेलली चल रहे थे, इनके ऊपर उतनी लगाम नहीं कसी गई। मेन प्रॉब्लम जो इस एक्ट की सॉल्व करना था वो ये था कि एनिमल फाइट पे पैसा ना लगे, गैम्बलिंग हाउसेस जो हैं वो बंद हो जाएं। अब इसके बाद ईयर 1947 में हमें आजादी मिल जाती है और आजादी के बाद जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनना स्टार्ट हुआ तो हमने ये जो एक्ट था द पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1867, इसको एज इट इज ले लिया बिना किसी चेंज के। लेकिन इसमें हमने बस एक चीज की, ये जो एक्ट था इसको हमने 7th शेड्यूल की स्टेट लिस्ट में डाला। मतलब कि ये जो लॉ है अगर स्टेट चाहे तो इसको एज इट इज फॉलो कर ले, या फिर अगर उसका मन है तो वो स्टेट के अंदर इसको चेंज करके या फिर अपना एक अलग से भी कानून बना सकती है। तो स्टेट्स जैसे बिहार, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, एमपी, मणिपुर और भी बहुत सारे स्टेट थे, इन्होंने एज इट इज इसको अपने स्टेट में फॉलो किया। वहीं दूसरी तरफ आंध्र प्रदेश, असम, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, केरला, ये जो स्टेट्स है इन्होंने इस लॉ को थोड़ा चेंज किया, अमेंड किया, उसके बाद अपने स्टेट में इंप्लीमेंट किया। अब देखिए यहां से रियल स्ट्रगल स्टार्ट होती है। डे बाय डे चीजें मॉडर्न हुई, लेकिन लॉ जो था वही पुराना था, इसलिए लॉ होने के बाद भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई थी। और उस टाइम पे केस बाय केस, जैसे केस आता था वो कोर्ट में जाता था, उसके बेसिस पे सोल्यूशन ढूंढा जाता था। देखिए इसमें एक चीज और बता देता हूं कि कुछ ऑनलाइन गैम्बलिंग एप्स भी होती हैं, ये इस तरह बनाई गई होती हैं कि आपको एडिक्शन होना तय है और पैसे का नुकसान अलग से। अब देखिए इसके बाद ईयर आता है 1955। इस टाइम पे गैम्बलिंग हाउसेस वगैरह जो थे वो तो बैन हो गए थे, लेकिन लोगों ने क्या किया था, इसका नया जुगाड़ निकाल लिया था। गैम्बलिंग हाउसेस के जाने के बाद गेम्स के जो कॉम्पिटिशन थे उसको करा के गैम्बलिंग स्टार्ट करा दी थी और उसको ऐसे दिखाया कि कोई गेम है या फिर कोई पजल है, उसका कॉम्पिटिशन है और जीतने वाले को प्राइज मिलेगा। लेकिन इसकी आड़ में वो एक्चुअल में गैम्बलिंग हाउसेस ही चला रहे थे और इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा ऐसे केसेस आने लगे जहां लोगों के पैसे इस तरीके से बर्बाद हो रहे थे। तो इससे निपटने के लिए गवर्नमेंट ने प्राइज कॉम्पिटिशन एक्ट 1955 लेके आई और इसको कंट्रोल किया। अब इसके कुछ टाइम बाद क्या होता है कि एक आदमी था जिसका नाम था RMD चमर बॉगवाला। ये क्लब बना के कार्ड से रिलेटेड जो कॉम्पिटिशंस होते हैं वो करवाता था, जिसमें लोग पैसा लगाते थे। तो कुछ लोगों ने कंप्लेन की कि कंपटीशन नहीं बल्कि जुआ खिलवाया जा रहा है। इन सारी चीजों को लेके RMD चमर बॉगवाला ने केस कर दिया कि जो कंपटीशन वो करवा रहा है वो कोई इलीगल काम नहीं है, ये पूरी तरीके से लीगल है पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1867 के तहत, क्योंकि ये गेम ऑफ स्किल है और इंडिया के अंदर गेम ऑफ स्किल जो है वो लीगल है। और कोर्ट के अंदर मल्टीपल डिस्कशन के बाद ये प्रूव हो जाता है कि चमर बॉगवाला जो था वो गेम ऑफ स्किल करवा रहा था, गेम ऑफ चांस नहीं, तो वो जुआ नहीं है। अब देखिए जो केस था इंडिया की हिस्ट्री के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट केस इसको माना जाता है, क्योंकि इंडिया के लॉ में गेम ऑफ स्किल और गेम ऑफ चांस जो था वो डिफाइन नहीं किया गया था, बस नाम लेके छोड़ दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में जो जजमेंट दिया उससे इंडिया के अंदर लोगों के अंदर क्लैरिटी आई कि गेम ऑफ स्किल है क्या। कोई भी स्पोर्ट हो कहीं ना कहीं उसमें लक या फिर चांस होता ही है, लेकिन कोर्ट का कहना है कि जो पूरा गेम है उसके अंदर जो डोमिनेटिंग फैक्टर होता है वो लक नहीं बल्कि स्किल होना चाहिए। अगर स्किल उस गेम को डोमिनेट कर रही है तो वो गेम ऑफ स्किल है, वो जुआ नहीं है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ अगर लक किसी गेम को डोमिनेट कर रहा है तो वो गेम ऑफ चांस है। गेम ऑफ स्किल में मेंटल एबिलिटी, फिजिकल एबिलिटी, स्ट्रेटेजी होती है, इसमें प्रैक्टिस करके इंसान अपनी स्किल इंप्रूव कर सकता है, जैसे चेस वगैरह हो गए। वहीं गेम ऑफ चांस में मेजर फैक्टर जो होता है वो लक होता है, रैंडम फैक्टर्स होते हैं जिसपे किसी का कंट्रोल नहीं होता है। आप कितना भी हाथ पैर मार लो आप कुछ नहीं कर सकते, सारी की सारी चीजें लक पे डिपेंड करती है, जैसे कि स्लॉट मशीन
मशीन। तो पहले जो एक्ट था जिसमें गेम ऑफ स्किल और गेम ऑफ चांस मेंशन था, अब इस केस के बाद उसमें क्लैरिटी आ गई थी। तो जब भी कोई जुए से रिलेटेड या स्पोर्ट्स के अंदर पैसा लगाने से रिलेटेड कोई भी केस अगर कोर्ट में जाता था तो केस बाय केस उनको देखा जाने लगा कि वो गेम ऑफ स्किल है या फिर गेम ऑफ चांस है। मान लो मैंने कोई गेम स्टार्ट कर दिया जिसमें पैसे लगा के लाखों लोगों को गेम खिलाना शुरू कर दिया और किसी ने जाके शिकायत कर दी, तो कोर्ट में जब केस जाएगा तो कोर्ट चेक करेगा कि ये जो गेम मैं खिलवा रहा हूं ये गेम ऑफ स्किल है या फिर गेम ऑफ चांस है, और जो डिसीजन आएगा उसको सब फॉलो करेंगे। जैसे मान लो पत्ते खेलने से रिलेटेड कोर्ट में बहुत सारे केसेस आने लगे तो कोर्ट जो होता है उससे रिलेटेड गाइडलाइंस बना देता है, फिर सारे डिपार्टमेंट उसी गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं, पुलिस भी उसी के बेसिस पे एक्शन लेती है। अब जैसे मान लो कोई ऐसा गेम है जिससे रिलेटेड कोई गाइडलाइंस नहीं है, किसी ने कोर्ट में केस भी नहीं किया है, तो वो सोसाइटी में ऐसे ही चलता रहता है। अभी जैसे गाइडलाइंस है कि पब्लिक प्लेस पे पैसा लगा के जुआ खेलना इलीगल है, तो पुलिस जो लोग पब्लिक प्लेस पे पत्ते खेलते हैं उनको पकड़ती है। लेकिन इसी साल एक केस ऐसा भी आया था कि लूडो के केस में भी पकड़ लिया था। अहमदाबाद में एक आदमी मानव मंदिर बस स्टैंड पे खड़े होकर लूडो पे 8,000 रुपए लगा के जुआ खेल रहा था, तो उसको भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। आपने देखा होगा गर्मियों के टाइम पे कई लोग ऐसे होते हैं जो घर के बाहर या फिर रोड पे लूडो या फिर पत्ते पे पैसे लगा के ऐसे फन के लिए खेलने लगते हैं, तो वो भी टेक्निकली इलीगल है क्योंकि अल्टीमेटली पैसा लगा के पब्लिक प्लेस पे जुआ चल रहा है। तो इस तरीके से इंडिया के अंदर धीरे धीरे करके रूल्स बनते चले गए जो कोर्ट के अंदर केस लॉज होते हैं उसके बेसिस पे। अब इसके बाद ईयर आता है 1968 और के सत्यनारायण नाम का एक आदमी रमी क्लब चला रहा था और पुलिस वहां पे आके रेड मार देती है कि यहाँ पे जुआ खेला जा रहा है, जबकि के सत्यनारायण जो थे वो पुलिस को समझाते हैं कि ये गेम ऑफ स्किल है, लेकिन वो नहीं मानते और ये पूरा का पूरा जो केस होता है वो कोर्ट के अंदर जाता है कि ये जो रमी है ये गेम ऑफ चांस है या फिर गेम ऑफ स्किल है। इसमें कोर्ट ने कहा कि रमी गेम जो है इसके खेलने के लिए पत्ते याद रखने होते हैं, कब कौन सा पत्ता फेंका जाना है ये भी डिसाइड करना होता है, ये सिर्फ चांस का गेम नहीं है, इसमें स्किल भी लगती है। और के सत्यनारायण ये केस जीत जाते हैं और इसके बाद यानी कि ईयर 1968 से इंडिया के अंदर रमी गेम जो है वो लीगल हो जाता है। अब इसमें कुछ लोग ये भी कहेंगे कि जो रमी गेम है वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में तो लीगल नहीं है, कुछ स्टेट्स ऐसे भी हैं जहां पे लीगल नहीं है ये। आंध्र प्रदेश, असम, सिक्किम, नागालैंड, मेघालय, तेलंगाना, ये ऐसे स्टेट्स हैं जहां पे रमी गेम खेलना बैंड है। वो इसलिए है क्योंकि ये जो स्टेट्स हैं उन्होंने चेंज करके अपने स्टेट्स के लिए अलग से रूल्स बनाए हैं। इसलिए हमेशा इंडिया के अंदर जब भी किसी गेम की बात आए तो आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि किस स्टेट में वो गेम खेला जा रहा है। तो ईयर 1968 तक ये सब चलता है। इसके कुछ साल बाद कसिनो को लेकर भी बातें स्टार्ट हो जाती है कि ये लीगल है या फिर इलीगल है। तो दमन एंड दीव पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1976 ये लाया जाता है और ये ऑल ओवर इंडिया के लिए नहीं होता बल्कि सिर्फ गोवा, सिक्किम और दमन में इंप्लीमेंट होता है। इस एक्ट के आने के बाद गोवा, सिक्किम और दमन यहां पे कसिनो और जो स्लॉट मशीन वगैरह होती हैं ये सब अलाउ कर दिया गया। इसलिए आज की डेट में आप इन स्टेट्स में जाके कसिनो और स्लॉट मशीन का यूज करके गैम्बलिंग कर सकते हैं, लेकिन बाकी जगह पे नहीं कर सकते हैं। इस एक्ट को इन स्टेट्स में लाते टाइम ये बोला गया था कि यहाँ पे इंटरनेशनल टूरिज्म बहुत होता है, बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, इसलिए ये चीज की गई है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वहां जाके कोई भी किसी भी तरीके का जाके जुआ स्टार्ट कर दे, जाके वहां पे प्रॉपर लाइसेंस लेना होता है। तो पूरे गोवा के अंदर 200 स्लॉट मशीन अलाउ की गई थी, वो भी 5 स्टार होटल्स में, और एक लाइसेंस पे 20 स्लॉट मशीन मिलेंगी, ये डिसाइड हुआ था। और आगे चल के इसको बढ़ाया भी गया था, 400 कर दिया गया था। अब इसके बाद हॉर्स रेसिंग जो थी वो भी चल रही थी इंडिया में, उसको लेके भी बातें शुरू हो गई थी। तो एक कंपनी थी जिसका नाम था द मद्रास रेस क्लब। 1896 से ये मद्रास और ऊटी में पैसे लगवाते थे हॉर्स रेसिंग पे, और जब इस पे भी रिस्ट्रिक्शन लगाने की बात होने लगी कि ये इलीगल है, ये तो जुआ है, तो के.आर. लक्ष्मणन नाम के एक आदमी ने ईयर 1996 में केस कर दिया कि हॉर्स रेसिंग गेम ऑफ स्किल है, ये कोई गेम ऑफ चांस नहीं है, कोई जुआ नहीं है। तो देखिए, क्योंकि लॉ में कोई चीज डिफाइन नहीं की गई थी तो एक ट्रेंड सा चल गया था कि किसी भी तरीके से गेम को वैलिड होना है अगर, तो उसको बस गेम ऑफ स्किल प्रूव करना है, और जैसे ही वो गेम ऑफ स्किल प्रूव हो जाएगा तो वो खेला जा सकता है, फिर वो जुए की जो कैटेगरी है उससे बाहर निकल जाता है। तो हॉर्स रेसिंग का जो केस था इसमें भी डिस्कशन हुआ कोर्ट में। इसमें यह कहा गया कि जो आदमी रेस कोर्स में आके पैसे लगाता है वो सिर्फ चांस पे नहीं लगाता है, वो हॉर्स की परफॉर्मेंस हिस्ट्री देख रहा है, ट्रैक की कंडीशन क्या है वो देख रहा है, जॉकी की स्किल्स, बहुत सारी चीजें देख के फिर वो पैसा लगाता है। तो ये गेम ऑफ स्किल है। तो हॉर्स रेसिंग को भी गेम ऑफ स्किल की कैटेगरी में डाल दिया जाता है, और के.आर. लक्ष्मणन ये केस जीत जाते हैं, और तब से यानी कि ईयर 1996 से हॉर्स रेसिंग पे पैसे लगाना लीगल हो गया था इंडिया के अंदर। तो आप सोच सकते हैं कि एक ट्रैक पे घोड़े अगर दौड़ रहे हैं तो उस पे पैसा लगाना गेम ऑफ स्किल है, और उसी ट्रैक पे अगर क्रिकेट मैच हो रहा है और वहां पे पैसे लगाए जाए तो वो जुआ है, पुलिस आपको अंदर कर देगी। अब इसके बाद लॉटरी जो थी वो इंडिया के अंदर साइड बाय साइड चल रही थी। तो 1998 आते आते इसमें बहुत ज्यादा केस आने लगे, बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर थे वो इसमें घुस के धोखाधड़ी करने लगे, लोगों के पैसे लेके कुछ लोग भाग गए और बहुत ज्यादा केसेस आने लगे, बहुत ज्यादा नुकसान होने लगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट आई और इसके लिए एक एक्ट लेके आई, सिर्फ और सिर्फ लॉटरी के लिए ये एक्ट आया गया। इसका नाम था लॉटरीज एक्ट ऑफ 1998। इसके आने के बाद एक फेयर गाइडलाइंस और ट्रांसपेरेंसी वाला सिस्टम आया, जिससे जितने भी ये प्राइवेट और इलीगल तरीके से लॉटरी चला रहे थे उन सबको इंडिया में बैन कर दिया गया। लेकिन ये होने के बाद भी जो स्टेट्स थी उन्होंने अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी स्टेट में रूल्स बनाए। तो ये जो लॉटरी का जो सिस्टम है, 13 स्टेट्स को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी पूरे इंडिया के अंदर लॉटरी खेलना बैन है, और जो 13 स्टेट्स है उसमें
उसमें से कई ऐसी स्टेट गवर्नमेंट हैं जो खुद लॉटरी चलाती हैं, उनके ठेके भी देती हैं, और आप भी इन 13 स्टेट्स के बाहर इंडिया के अंदर कहीं भी लॉटरी नहीं खेल सकते। तो देखिए, रमी, हॉर्स रेसिंग, लॉटरी, इन सब का स्टेटस तो आपको पता चल गया। अब इसके बाद बात आती है फैंटेसी और ऑनलाइन गेमिंग की। देखिए, ईयर 2000 के शुरुआत में इंडिया के अंदर ऑनलाइन गेमिंग का कल्चर बहुत तेजी से बढ़ रहा था। गेम ऑफ स्किल और गेम ऑफ चांस की जद्दोजहद तो ऑलरेडी इंडिया में चल रही थी, और ये ऑनलाइन गेमिंग आने के बाद और जो लोग पैसा लगाने लगे थे, इसके लिए तो कोई रूल था ही नहीं, तो और दिक्कतें स्टार्ट हो गई। और इन सब की शुरुआत होती है 2001 में, जब ESPN और स्टार स्पोर्ट्स क्या करते हैं, ये साथ में मिलकर एक सुपर सेलेक्टर नाम से एक फैंटेसी ऐप लेके आते हैं। लेकिन 2003 आते आते ये लोग लॉस में चले जाते हैं, क्योंकि इसकी लॉन्च की टाइमिंग उतनी सही नहीं थी, लोग इंटरनेट पे उतने नहीं थे, लोगों के हाथ में मोबाइल्स उतने नहीं थे, तो ये जो ऐप थी ये बंद हो जाती है। लेकिन इसके 4 साल बाद 2007 में यूएसए से पढ़ाई करके हर्ष जैन इंडिया वापस आते हैं। इन्होंने यूएस में लोगों के बीच फैंटेसी गेम्स का क्रेज देखा था, तो ये इंडिया में भी फैंटेसी ऐप लेके आना चाहते थे। उस समय इंडिया में फैंटेसी ऐप के बारे में किसी को ज्यादा पता नहीं था, लेकिन इनका फैंटेसी गेम इंडिया के अंदर जो लाए थे ये, उसकी टाइमिंग बहुत सही थी। इसी के 1 साल बाद 2008 में इंडिया में IPL शुरू हो जाता है, और इंटरनेट पे भी लोग बहुत तेजी से आते हैं, लोगों के हाथ में मोबाइल आ चुका था उस समय। और इसी टाइम पे 2008 में ये अपना फैंटेसी ऐप लेवल लॉन्च कर देते हैं। शुरू में सब्सक्रिप्शन मॉडल रखते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता है, तो 2012 में सब्सक्रिप्शन मॉडल से फ्रीमियम मॉडल में कन्वर्ट कर देते हैं, जहां पे लोगों को फ्री में ऐप यूज करने देते हैं, और कुछ इवेंट्स जो होते थे उसमें कैश प्राइजेस रहते थे, तो उसके लिए ये पैसे लेते थे। और वहां से जो फैंटेसी ऐप थी, इसकी किस्मत पलट गई। लेकिन इसके साथ साथ इंडिया के अंदर बहुत सारी फैंटेसी ऐप आ गई, और इसी टाइम पे कुछ तो ऐसी भी ऐप्स आ गई थी जो कुछ भी कर रही थी, जिसमें कोई रेगुलेशन नहीं था, वो अपने हिसाब से जो कुछ चाह रही थी वो कर रही थी। तो पहले तो मैं फैंटेसी ऐप जो है वो क्या होता है वो बता देता हूं। देखिए, फैंटेसी ऐप एक तरह की ऑनलाइन प्रेडिक्शन गेम्स होते हैं, जिनको आप रियल लाइव गेम से कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे IPL का एग्जांपल लूं, तो जो लाइव मैच चल रहा है उसी के हवाले से टीम्स इन एप्स पे होती हैं, तो इसमें आप एक टीम बना सकते हैं, और जब लाइव मैच चल रहा होता है तो उसी लाइव मैच के साथ आप भी इसमें खेल सकते हैं। रियल लाइफ के जो प्लेयर्स होते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, जो एक्चुअल स्पोर्ट्स में होते हैं, वो आपके इन फैंटेसी ऐप के जो प्लेयर्स होते हैं उनसे लिंक कर दिए जाते हैं। जैसी परफॉर्मेंस खिलाड़ी की लाइव मैच में होती है, वैसी परफॉर्मेंस आपके फैंटेसी ऐप के जो प्लेयर्स होंगे उनकी भी होगी। आपको ऐसी फीलिंग आएगी कि जैसे आप ही के बंदे बॉलिंग और बैटिंग करने में लगे हुए हैं, लेकिन एक्चुअल में ये सिर्फ एक फैंटेसी होती है। इसमें रियल लाइव मैच होता है, अपनी टीम बनाओ, और जैसे जैसे लाइव प्लेयर रन्स बनाते हैं आपके पॉइंट्स बढ़ते हैं। अगर आपने वही खिलाड़ी पिक किया है, जिसके ज्यादा पॉइंट्स होते हैं वो जीत जाता है। इसमें अलग अलग रूम्स होते हैं और उनकी फीस होती है, आप पैसा दे के उस रूम के अंदर एंट्री ले सकते हैं।